नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और जैसा आप जानते हैं, आपकी खबर आपका फायदा, जो कि आपका पसंदीदा शो है, उसका समय हो गया है चेंज। 6 बजे की जगह अब हम इसको शुरू कर रहे हैं 5 बजे प्रिसाइजली 4:56 पर। तो आज है नए समय का पहला नया बुलेटिन और आज आपके लिए खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में खुद कोवैक्सीन लगाई। ये वो कोवैक्सीन है जिसे लेकर विवाद हुआ था। विपक्ष ने कहा कि हमें तो भरोसा ही नहीं, हम कैसे मान लें कि ये सुरक्षित है। लोग वैक्सीन लेने से हिचकिचाने लगे, देखा देखी। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के कोवैक्सीन का टीका लेने के बाद इस पर चल रहा विवाद खत्म होगा, जिसे मेडिकल टर्म में कहा जा रहा है हेजिटेंसी, यानी कि हिचकिचाहट। क्या वो कम होगी? वैक्सीन लेने के FYI क्या है, यानी कि इसके वैक्सीन लेने की आम जानकारी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है, इसलिए वो बारीक जानकारी भी आपको देंगे वैक्सीन लेने से पहले जो आपको लेनी है। जैसे छोटी छोटी बातें, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां करना है, कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर ऐप पर, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो क्या आपको वैक्सीन लगेगी, और क्या आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन आपको लेनी है? यानी कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बहुत खास मेहमान हमारे साथ होने वाले हैं। रिपोर्ट देख लीजिए, फटाफट लौट रहे हैं। अपने सवाल भी तैयार रखिए। हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा में पूछिए हमसे सवाल। वैक्सीनेशन को लेकर हम पूछेंगे मेहमानों से आपके सवाल। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इसमें आपको देश के प्रधानमंत्री भी दिखेंगे और दूसरी पीढ़ी को अपने तजुर्बे से सींचने वाले लोग भी। भले ही देखने के लिए आंखों पर चश्मा है, चलने के लिए कई बार हाथ का सहारा तलाशते हैं, लेकिन हौसला इतना कि कोरोना से सीधे टक्कर लेने को तैयार। दरअसल देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हुआ है और ये सभी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। बहुतों को वैक्सीन लग चुकी है और जिन्हें नहीं लगी है वो कतार में अपनी बारी के इंतजार में हैं, क्योंकि उन्हें देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी, जो आज सुबह सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे और उस वैक्सीन को लगवाया जिस पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम ने कहा कि कोरोना को हराना है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। दूसरे चरण की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए 12,000 सरकारी और 12,000 निजी अस्पतालों को सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर पर 60 साल या अधिक उम्र के लोग वैक्सीन जाकर लगवा सकते हैं। इनके अलावा 45 साल से 59 साल के वो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं जो पहले से किसी बीमारी की चपेट में हैं। हालांकि सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बीमारी की लिस्ट बना रखी है, यानी अगर किसी को लिस्ट में बताई गई बीमारी है तभी वो इस चरण में वैक्सीन लगवाने के योग्य होगा। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन फ्री में लग रही है, वहीं निजी अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज के लिए 250 रुपए देने पड़ रहे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री की ओर से वैक्सीन का शॉट लेने के बाद लोगों के दिलों से न सिर्फ भ्रम दूर होंगे बल्कि वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। लेकिन कुछ सवाल अब भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन के लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे करना होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो भी क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो चलिए आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सरकार ने साफ साफ कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। योग्य लोग कोविन पोर्टल पर cowin.gov.in के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा, जिसमें वैक्सीन लगाने की तारीख, जगह और समय के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर आपका सेल्फ असेसमेंट भी जरूरी होगा। वैक्सीनेशन के समय आपकी पहचान के लिए आपको आई कार्ड भी रखना होगा। आप अपनी आईडी के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड दिखा सकते हैं। साथ ही जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड भी आईडी के तौर पर मान्य होंगे। इसके अलावा MP, MLA और MLC के जारी किए गए आधिकारिक आईडी कार्ड भी मान्य होंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तब भी हॉस्पिटल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आईडी प्रूफ होना जरूरी है। देश के कुछ राज्यों में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद वैक्सीनेशन प्रक्रिया का तेज होना और जरूरी हो जाता है। आज सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी वैक्सीन लेकर लोगों के बीच भरोसा बढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि वैक्सीन पर भरोसा और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और मजबूत होगी, ताकि देश जल्द से जल्द कोरोना के साए से बाहर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैक्सीन पर जारी संशय और भ्रम की स्थिति पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसे की मोहर लगाने की कोशिश की है। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोवैक्सीन का शॉट लेने के बाद क्या हेजिटेंसी कम होगी, क्या इस प्रक्रिया में तेजी आएगी, लक्ष्य क्या रखे गए हैं, कितनी जल्दी ये लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपके मन में कोई अगर सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर, बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कैसे होगा, कोविन पे होगा या पोर्टल पे होगा या ऐप पे होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो फटाफट आप अपने सवाल भी पूछते रहिए, ताकि हम अपने मेहमानों से आपके सवाल भी फटाफट लेते रहें। आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं आर.एस. शर्मा साहब, जो कि चेयरमैन है कोविड वैक्सीनेशन पैनल के। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, मेंबर हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। डॉक्टर भंसाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली से। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शर्मा सर, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा वक्त कम है, आपको जाना भी है, आपसे ही शुरुआत करते हैं फटाफट से। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश देने की कोशिश की है, और वो भी वो वैक्सीन का शॉट लिया जिस पर सबसे ज्यादा विवाद थे, संशय सबसे ज्यादा था। आप लोगों का लक्ष्य क्या है, हेजिटेंसी की स्थिति फिलहाल क्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज कोवैक्सीन का शॉट लेने के बाद ये हेजिटेंसी कितनी कम होगी, आपका आकलन? देखिए, ऐसा है कि इस हेजिटेंसी और परसेप्शन वगैरह का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं आपके इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो हमने टेक्नोलॉजी का जो व्यवस्था बनाई है, जो जन केंद्रित व्यवस्था है, जिसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, अपने चॉइस के सेंटर पर जाकर के वैक्सीनेशन करा सकता है, ये और अपनी तिथि के अनुसार जो तिथि उसको सूट करती है उसके हिसाब से करा सकता है। ये व्यवस्था जो है हम लोगों ने आज से लागू की है। पहले दूसरे चरण की व्यवस्था। इस व्यवस्था में अब तक करीब 2 मिलियन अर्थात 20 लाख लोगों ने सवेरे से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और एक टेलीफोन पर 4 लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर 2 का भी एवरेज हम लगा के रखें तो करीब 40 लाख लोग इस पर एक दिन में ही रजिस्टर हुए हैं। तो ये व्यवस्था सही काम कर रही है। अपने हॉस्पिटल्स बता रहे हैं कि हम कब वैक्सीन लगाएंगे, उस पर लोग शेड्यूल कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट और वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ठीक है सर, हम भी ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या क्या तरीके हैं वैक्सीनेशन के। लेकिन सर, आप एक भ्रम, जो छोटा छोटा कंफ्यूजन है, वो फटाफट से दूर भी कर लेते हैं। लोग ये पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं, कोविन ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है या ऐप पर नहीं होगा, सिर्फ पोर्टल पर ही होगा? मैंने कई बार इस बात को दोहराया है पिछले कुछ दिनों में कि कोविन में हम कोई ऐप नहीं बना रहे। हमारा जो आरोग्य सेतु ऐप है, सरकार का जो ऐप है, जिसको पहले कोविड के ट्रैक और ट्रेस के लिए बनाया गया था, उसी ऐप में एक एक्सटेंशन जोड़ा गया है जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। तो इसलिए कोई अलग से ऐप नहीं लगाया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं या आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप कोविन की वेबसाइट पर जाकर, जिसका URL है cowin.gov.in, cowin.gov.in, इस पर जाकर अपना पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यही 2 तरीके हैं अब तक इसके अपॉइंटमेंट लेने का। तीसरा तरीका ये है कि आप जाकर के जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, उस सेंटर पे जाके आप वॉक इन तरीके से भी आप अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप जो है उसी में एक एक्सटेंशन अंदर दिया है, यानी कि आरोग्य सेतु जिनके पास है वो भी वहां से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरोग्य सेतु के ऐप में एक्सटेंशन आ गया है और वहां से वो रजिस्ट्रेशन और शेड्यूलिंग करा सकते हैं। ये एक स्थिति आपने जो है वो क्लियर करी। अब सर, स्थिति जो है, जो बड़ा तबका है 60+ का, तो आपने बताया कि आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या वॉक इन करके जा सकते हैं। दूसरा कंफ्यूजन ये है सर, जो 45+ के लोग हैं और कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, वो बीमारियां कौन कौन सी होंगी? क्या इसकी कोई लिस्ट सरकार की ओर से जारी की गई है?
जी, बिल्कुल उसकी लिस्ट सरकार की ओर से जारी की गई है, हर जगह प्रचारित कर दी गई है। करीब 20 आइटम, 20 ऐसी कोमोर्बिडिटी कंडीशंस उसमें हैं, जिनसे अगर कोई व्यक्ति सफ़र करता है, तो वो इसका पात्र होगा कि 45 साल से 60 साल की उम्र के होने के बावजूद भी वो कोमोर्बिडिटी के कारण टीका उसको लग सकेगा। और वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट ले जा करके और अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ले जा करके अपना अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हैं। ओके सर, आपने क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि पहले चरण में या दूसरे चरण में कितने लोगों को वैक्सीन लगनी और कितने लोगों को लग चुकी है? देखिए, ऐसा है, पहले चरण में हम लोग लगा रहे थे वैक्सीन उन लोगों को जो लोग सरकारी एक प्रकार से हेल्थ वर्कर्स थे या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। तो उसमें हम लोग एक प्रकार से उनका डेटा इकट्ठा करके उनको इनवाइट करके वैक्सीनेशन लगा रहे थे। दूसरा फेज बिल्कुल जन केंद्रित व्यवस्था है, जिसमें कि आम लोग जो 60 से ऊपर के लोग हैं या फिर 45 से 60 के ऐसे लोग जो कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों का टीका जो है अब सेकेंड फेज में लगेगा। और ये डिमांड ड्रिवन सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी चॉइस के केंद्र पर और अपनी चॉइस के तिथि को आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, और साथ ही साथ अपना रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। ये भी सुविधा दी गई है कि अगर आप किसी एक केंद्र पर पहली डोज लें तो जरूरी नहीं है कि आपको उसी केंद्र पर जाना पड़े, आप दूसरे केंद्र पर भी जा सकते हैं। केवल शर्त यही रहेगी कि दूसरी भी वही डोज लगेगी, जो उसी मेडिसिन की, उसी वैक्सीनेशन की डोज लगेगी जिस वैक्सीनेशन की पहली डोज आपको लगी है। तो ये व्यवस्था है और इसी के मुताबिक अब वैक्सीनेशन होगा। और जैसा ही मैंने आपको बताया, करीब 2 मिलियन या 20 लाख लोग सवेरे से इस पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो करीब 40-50 लाख लोग हो गए एक प्रकार से, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन पे हम 4 आदमियों को अलाउ करते हैं, 4 लोगों को। तो काफी अच्छी तादाद में लोगों ने अपना निबंधन इस सिस्टम में कराया है। ओके सर, एक फाइनल क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल भी है और इसका क्लैरिटी मिलना बहुत आवश्यक है। हालांकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी तरह से सुरक्षित है वैक्सीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद शॉट लगाया, लेकिन इसके बावजूद यदि किसी को शॉट लेने के बाद कोई लक्षण दिखाई देते हैं, कोई असामान्य लक्षण या कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, उसके लिए क्या करे वो? क्योंकि आधे घंटे के लिए तो आप उनको निगरानी में रखेंगे, लेकिन उसके बाद अगर होगा तो क्या करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसी के लिए ये व्यवस्था की गई है कि जिन हॉस्पिटल्स ने ये जिम्मेवारी ली है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने और पब्लिक हॉस्पिटल्स ने, उनको ये कहा गया है कि ये सुनिश्चित करें कि जब वैक्सीनेशन के बाद का जो एडवर्स इफेक्ट अगर किसी को होता है तो उसको हैंडल करने की क्षमता आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लगाने के आधे घंटे बाद तक हम कहते हैं कि आप इंतजार करेंगे, आप वहां बैठेंगे, और अगर कोई इस बीच में एडवर्स रिएक्शन होगा तो उसे नोट किया जाएगा और उसके हैंडल करने की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद आप घर चले जाएंगे। घर जाने के बाद से अगर आपको कोई समस्या होती है तो उस हॉस्पिटल में जहां आपने वैक्सीनेशन करवाया है उसके डॉक्टर से आप संपर्क करके उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर से संपर्क मतलब सर क्या नंबर्स की सुविधा मिलेगी आम मरीज को? बिल्कुल। जो सेंटर आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा है, जो सेंटर आपको वैक्सीनेशन कर रहा है, वो सेंटर एक हॉस्पिटल ही है। और हॉस्पिटल में नंबर्स हैं और जो व्यक्ति आपको लगाते हैं वैक्सीन, उनके भी नंबर आपके पास होंगे, तो संपर्क की सुविधा होगी। आज के जमाने में जहां हमारे पास 100 करोड़ मोबाइल फोन है, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है और वो संपर्क कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है सर। वैसे डॉक्टर्स काफ़ी बिजी रहते हैं, आम लोगों की शिकायत यही होती है डॉक्टर्स से वो संपर्क कर नहीं पाते क्योंकि डॉक्टर्स के अपने शेड्यूल भी होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि संपर्क किया जा सकता है, उसके लिए बाकायदा नंबर्स भी जारी होंगे हॉस्पिटल्स की ओर से। हम उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन को लेकर जो भ्रम है वो आम लोगों के जरूर दूर होंगे। आपके पास वक्त की कमी थी इसलिए आपसे हमने फटाफट से कुछ सवाल लिए, आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, डॉक्टर गौतम बंसाली आपके पास आता हूँ फटाफट से। जो सवाल मैंने शुरुआत में शर्मा साहब से पूछा था हेजिटेंसी को लेकर, क्या सर आप लोगों का कोई आकलन है अभी हेजिटेंसी को लेकर, और अब उम्मीद क्या की जाए प्रधानमंत्री का शॉट लेने के बाद यह हेजिटेंसी कितना दूर होगी? हेजिटेंसी की जहां तक बात है दीपक साहब, वो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। हेल्थ केयर वर्कर ले रहे थे क्योंकि समय काफी था,
कोविन ऐप उस टाइम में बराबर काम नहीं कर रहा था। अभी शर्मा साहब के इंटरफेरेंस के बाद कोविन ऐप अच्छा काम कर रहा है, पोर्टल बढ़िया काम कर रहा है और लोग अब आराम से उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और सबसे मुख्य मुद्दे की जो बात है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी सबसे पहले जाके टीका लगाया है, स्वदेशी टीका लगाया है, जिससे लोगों में ये बात गई है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन हमारे लिए जीवन रक्षक बन के आया है। हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने बहुत कम समय में उम्दा काम किया है और ये एक हमारे लिए जीवन रक्षक बन के आया है। प्रधानमंत्री की इस पहल की वजह से बहुत अच्छा मैसेज गया और आज काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शर्मा साहब से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो मुंबई में सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस वैक्सीन को लेकर के, वो बड़ी समस्या ये आ रही है कि मुंबई के जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के हॉस्पिटल है, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, लीलावती, हिंदुजा हॉस्पिटल, इन बड़े जिन्होंने कोविड में बहुत काम किया, उनके पास कोविड सेंटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको इन्होंने अभी तक अलाउ नहीं किया है वैक्सीनेशन देने के लिए, न हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए न पब्लिक के लिए। ये प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल चाहते हैं कि ये सोशल कॉज में आगे रहे। इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा बंसाली साहब, आप तो ये बड़ा आप ये बड़ा गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। बंसाली साहब, आप बड़ा गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। जिन हॉस्पिटल्स का आप नाम ले रहे हैं जी, जाहिर तौर पर वहां पर स्टाफ बड़ा है, प्रश्न उठा रहे हैं और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमको तो ये कहा गया था, हमको तो ये मालूम था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का मतलब है प्राइवेट और सरकारी सारे लोगों को उसमें चयनित किया गया है शुरुआत के दौर में। तो आप कह रहे हैं कि उनके लिए कोई वैक्सीन नहीं आई अब तक? उनके लिए वैक्सीन हो गया है, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल पब्लिक के लिए जो वैक्सीनेशन चालू किया गया 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर की जो कोमोर्बिड कंडीशन में जो सेंटर बनाए गए वैक्सीनेशन के लिए, ये सब बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल मुफ्त में, फ्री में वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके अपने क्लाइंटेल है, इनके अपने पेशेंट्स से लोग जाना चाहते हैं इन हॉस्पिटल में, क्योंकि इनको भरोसा है इन हॉस्पिटल के अंदर। जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल है, लीलावती है, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल्स को अभी तक केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दी है, जो हम लोग 2-3 दिन से डिमांड कर रहे हैं पिछले दिन से कि इनको परमिशन दी जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैसिलिटीज है और ये होना चाहिए जल्दी से जल्दी। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो 12,000 सरकारी हॉस्पिटल्स और 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इम्पैनल्ड किए गए हैं, उनमें ये बड़े अस्पताल अभी नहीं शामिल हैं और इनका दायरा बढ़ाकर इन अस्पतालों को भी जल्द से जल्द सरकार करे। बिल्कुल सही बात है, ये लाजमी भी है। अगर आपको वैक्सीनेशन प्रोसेस को तेज करना है तो आपको कोविड की लड़ाई में जितने भी हॉस्पिटल्स अग्रणी भूमिका निभा रहे थे उन सबको साथ में लेकर चलना होगा। बहरहाल, डॉक्टर समीर भाटी, आपसे सवाल। सर, आप लोगों की क्या उम्मीद है? दिल्ली में क्या हालात हैं? और वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, अब हर कोई बच रहा है इससे, लेकिन शुरुआत में बहुत सारे डेटा आज आए हमारे पास कि फ्रंटलाइन वर्कर्स ही नहीं ले रहे हैं। शुरू में तो ये लगा कि 2-3 जो राज्य हैं उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स सिर्फ 30 से 40% तक थे। अब वो तादाद बढ़ी है धीरे धीरे, लेकिन आज वैक्सीन लेने के बाद हेजिटेंसी के लेवल पर मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, क्या वो कम होगी? कोई डेटा आपके पास अगर है? जी बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं हेजिटेंसी, हिचकिचाहट की, आप ये देखिए कि जब 16 जनवरी से शुरू हुई थी ये ड्राइव, तो इनिशियली थोड़ा था इसमें लोगों को, एक हम कहें कि हेजिटेंसी थी, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स भी लें, उनको था। बट अब करीबन 1.5 महीने से ज़्यादा, करीबन 2 महीने 1.5 महीने हो गए हैं और अभी लोगों की वो हेजिटेंसी कम हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स में भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर कुछ हेजिटेंसी मतलब सेफ्टी को लेकर तो नहीं थी, उनको था कि ऑलरेडी मतलब यूथ में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो उनका ये था कि हमें अभी ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, इस तरह की कुछ बातें थी। पर धीरे धीरे वो अब काफ़ी दूर हुई है। जिस तरह से रोल मॉडल्स ने लगवाना शुरू कर दिया, हमारे जितने भी सीनियर्स थे सब ने लगवाना शुरू कर दिया, उसके बाद वो ग्राफ जो है बड़ा है वैक्सीनेशन का। और जैसे हम आज भी बात करें, अभी बताया भी गया है कि जो डेटा रजिस्ट्रेशन काफ़ी रैपिडली हो रहे हैं, तो अब मैं समझता हूं कि जो आपकी सेकंड वाली ड्राइव है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। और जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में अभी बताया जा रहा है कि लगभग हमारे जो सीनियर सिटीजन्स का डेटा है लगभग 12-15 लाख के करीब है। अच्छा। और कोमॉर्बिड का भी डेटा करीबन 3 से 4 लाख के करीब का है।
तो ये भी एक काफ़ी बड़ी संख्या है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर इतनी वैक्सीनेशन होगी तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे दिल्ली में, जैसा हमने पहले भी देखा, जो आपका सीरो सर्वे हुआ था उसमें भी लगभग 56% जो है उसकी पॉजिटिविटी, जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी कि पाई गई थी सीरो सर्वे। और जिस तरह से ये ड्राइव भी अगर अच्छे सक्सेसफुल जाएगी आगे तो काफ़ी हद तक हम मान सकते हैं कि जो अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाकी 6 राज्यों के अंदर जो ग्राफ बढ़ रहा है तो उस चीज से काफी हद तक ये आपने बिल्कुल सही कहा। हेजिटेंसी के बारे में जो आपने कहा ना, ये एक जो सोच है कि हमारे पास तो एंटीबॉडीज हैं, हमको क्या होगा, अब तो सब ठीक है। तो ये जरा WHO की रिपोर्ट भी देख लीजिए, ताज़ा रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा जा रहा है कि दुनिया की 10% से भी कम आबादी में एंटीबॉडीज हैं। अब आप लगा लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि एंटीबॉडीज हैं, वैक्सीन की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा आप अपने जो डेटा को दुरुस्त कर लीजिए। और ऐसी स्थिति में अब वैक्सीनेशन के लक्ष्य क्या होने चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त होगी या नहीं होगी। एम्स के डायरेक्टर ने कहा हर्ड इम्यूनिटी जैसी कोई स्थिति फिलहाल नजर होती भी नहीं आ रही है, लेकिन वैक्सीनेशन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम हर्ड इम्यूनिटी को अल्टीमेटली प्राप्त कर लें। तो वैक्सीनेशन पर हम तमाम आपके जो भ्रम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यकीन का ठप्पा क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को और मजबूत करेगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। 2 खास मेहमान इस वक्त, डॉक्टर भंसाली, डॉक्टर भाटी। डॉक्टर भंसाली, एक सवाल मेरे को आ रहा है, हालांकि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से किन किन वैक्सीन को अप्रूवल मिला है, लेकिन मैं इस सवाल को इग्नोर नहीं कर पा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कंपनीज का, जैसे कि जाइडस, कैडिला वगैरह का। तो पहले तो ये बताइए, ये पॉसिबल है? और ये राय मांग रहे हैं कि क्या अगर कोई ऐसा दावा करे तो लेना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक कि DGCR की अप्रूवल नहीं मिलती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल नहीं मिलती, तब तक किसी वैक्सीन को नहीं लेनी चाहिए। अभी तक हिंदुस्तान में सिर्फ 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। एक है हमारा कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का है, दूसरा कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पूना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका का है। ये 2 ही वैक्सीन अप्रूव्ड है और 2 ही वैक्सीन हिंदुस्तान में लग रहे हैं, बाकी कोई वैक्सीन नहीं लग रहे हैं। अगर इस तरह की कोई भ्रम फैला रहा है या कोई गलत बात आ रही है तो वो बिल्कुल 100% गलत बात है, वो लेना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से मिल भी नहीं रहा होगा, बट अगर कोई ले रहा है, कोई दावा ऐसा कर रहा है तो वो गलत है, वो नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बिल्कुल सही बात, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और कोई वैक्सीन हिंदुस्तान में नहीं है। बिल्कुल सही बात, ये गांठ बांध के रख लीजिए इस बात को। यदि कोई कंपनी, कोई हॉस्पिटल, कोई हेल्थ केयर वर्कर के नाम से आपसे कह रहा है कि हम आपको फलानी दवाई दे देते हैं और ये तो वहां दूसरे देशों में अप्रूव्ड है, आप ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए, कम पैसे में लीजिए, बिल्कुल झांसे में मत आइए। और हो सकता है वो वैक्सीन के चक्कर में हो सकता है कोई आपको ई-कॉमर्स रिलेटेड या ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड आपको बेट भी दे रहा हो। तो जरा आराम से, जो डॉक्टर साहब ने बोला है, सिर्फ 2 वैक्सीन याद रखिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, बस 2 ही वैक्सीन है जिनको अप्रूवल मिला है भारत में। दूसरी किसी वैक्सीन को मिलेगा अप्रूवल तो वो बताएंगे, हम भी बताएंगे, सरकार भी आपको बताएगी, लेकिन फिलहाल ऐसे झांसों में मत आइए। अब मैं फटाफट से डॉक्टर भाटी आपके पास आना चाहूंगा। हर्ड इम्यूनिटी, आज कुछ एक्सपर्ट जो है, हेल्थ एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शॉट लेने के बाद वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आती है तो बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र जरिया अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने का। आपका आकलन सर, कब तक? जी बिल्कुल, जिस तरह से हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे जो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी है उनमें लगभग 50% लोगों को लगी है। और उसके बाद अभी हमारी 27 करोड़ का जो हमारा सेकंड फेज में डेटा लगना है, उनको भी माना जा रहा है कि जुलाई तक लगेगी वैक्सीन। तो अभी फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कमेंट करना बहुत जल्दी होगा। ओके डॉक्टर भंसाली, क्विक रिएक्शन। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो लोग ब्लड थिनिंग टैबलेट्स ले रहे हैं, क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? ब्लड थिनिंग टैबलेट लेने वालों को वैक्सीन लेने में कोई नुकसान नहीं। जो एंटीकोगुलेंट ड्रग लेते हैं उनमें थोड़ा आयरन लेवल चेक करना चाहिए। उनमें बहुत ही माइल्ड वैक्सीनेशन साइट पे ही, जगह पे जहाँ लगाते हैं वहाँ पे हल्का सा ब्लीडिंग होना के चांसेस रहते हैं, वो भी एंटीकोगुलेंट ड्रग पे। ब्लड थिनर टैबलेट लेने वालों को वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर गौतम भंसाली। डॉक्टर समीर भाटी, आप आए हमारे शो पर, आपने दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लेने के बाद हेजिटेंसी कम हो, लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़े, वैक्सीनेशन ड्राइव स्ट्रांग हो और जल्दी तेज हो, ताकि हम बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त करें और कोरोना मुक्त देश जल्द से जल्द हो जाएं। आज के शो में इतना ही। अपनी राय #आपका खबर आपके फायदा पर जरूर दें। नमस्कार।